नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है हमारा वो हमारी जो पुस्तक है कक्षा 12 की भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका अध्याय नंबर 1 हमने शुरू किया है और उसकी एक वीडियो क्लास हमने ले ली है। ये हमारी जो वीडियो है ये दूसरी क्लास है उससे संबंधित। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको पहले देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। और ये वीडियो भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक बार पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जा कर के जो पहला जो वीडियो हमारा वो ज़रूर देखिएगा। आज के जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको देखेंगे और जनसंख्या का घनत्व की क्या स्थिति है भारत के अंदर वो देखेंगे और जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है उससे संबंधित हम बातें इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समय को नजाकत को समझते हुए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। देखिए, बात कर रहे हैं हम किसकी? भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन जो अध्याय है हमारा पहला, उससे संबंधित एक क्लास हमने ले ली है पहले। ये इस क्लास में हम जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक उनको देख रहे हैं पहले। तो सबसे पहले हमें पता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा होता है? असमान होता है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है तो असमान है। अगर हम बात करें कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है तो विश्व में भी जनसंख्या का वितरण कैसा है भाई? असमान है। और ये असमानता के क्या कारण हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, जहां जनसंख्या अधिक होती है वहां जनसंख्या का घनत्व भी क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों ही कारक, दोनों ही जनसंख्या के वितरण को भी और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक एक ही होते हैं। तो बात करते हैं हम कि कौन से कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो भौतिक कारक होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन सा है? भौतिक कारक है। यानी कि भौतिक कारकों के अंदर हम क्या देखते हैं? तो भौतिक कारकों में एक भूविन्यास आता है, यानी कि भू आकृति, यानी कि कैसा स्थलाकृति है वो उस प्रदेश की, समतल भूभाग है या फिर वहां उपजाऊ भूमि है, तो कैसा भूभाग है या फिर उबड़ खाबड़ धरातल है, पहाड़ी भाग है। तो जो भूविन्यास है, भू आकृति है, वो प्रभावित करती है। दूसरा क्या प्रभावित करता है? जल की उपलब्धता, क्योंकि लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां जल की उपलब्धता क्या होती है? अच्छी होती है। तो प्रारंभ में देखो, नदी घाटी जो क्षेत्र था उस नदी घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है वो ज्यादा पाया जाता था। प्राचीन समय में भी हम देखें कि जितने भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदी घाटियों के पास में हुई हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक कारक है वो क्या है? जलवायु। जलवायु में भी ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्म जलवायु भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु भी नहीं होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए भी? सुखद जलवायु होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो कौन से कारक, भौतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक क्या हो गया? भूविन्यास। दूसरा क्या हो गया? जल की उपलब्धता। और तीसरा कारक क्या हो गया? जलवायु। और इन सब की वजह से जहां पर ये सारी दशाएं, भौतिक दशाएं सही पाई जाती हैं वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो अगर हम भारत में बात करें कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, जहां पर ये तीनों दशाएं क्या पाई जाती हैं? सही पाई जाती हैं। तो वहां पर देखो, जैसे उत्तरी मैदान है, डेल्टाई भाग है या तटीय मैदान है, वहां पर भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु, तीनों ही जो भौतिक कारक हैं वो वहां के जो निवासियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए वहां पर जनसंख्या भी क्या पाई जाती है? सघन पाई जाती है, या जनसंख्या वहां पर अधिक निवास करती है। फिर इसके विपरीत जो कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं हम कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का वितरण क्या है? कम है, या वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय जो उच्च भाग है वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इसके अलावा जो हिमालयी राज्य है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। कारण क्या है? वहां पर भू आकृति वहां की कैसी है? पर्वतीय भू आकृति है और इस वजह से वहां पर जनसंख्या क्या कम पाई जाती है। फिर उत्तरी पूर्वी राज्य जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तरी पूर्वी राज्य या 7 सिस्टर्स के अंदर कौन से राज्य शामिल किए जाते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। फिर पश्चिमी राजस्थान, यहां पर भी जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, क्योंकि रेगिस्तानी भाग है, तो रेगिस्तानी भाग में वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है।
ये कारक जो थे ये सारे के सारे कैसे कारक हैं भाई, भौतिक कारक हैं। फिर हम दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा कारक क्या है, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारक। तो दूसरा जो कारक है वो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक। सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में हम देखते हैं तो स्थायी कृषि, यानी कि पहले जो मानव था वो खानाबदोश जिंदगी जीता था, तो जब से स्थायी कृषि का विकास हुआ है तो लोगों ने स्थायी निवास बनाना सीख लिया। जैसे ही स्थायी कृषि का विकास हुआ तो धीरे धीरे उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या बढ़ने लगी। दूसरा, मानव बस्तियां, यानी कि मानव बस्तियां कैसी हैं, ग्रामीण मानव बस्ती है या नगरीय मानव बस्ती है, तो वहां पर भी जनसंख्या का वितरण धीरे धीरे बढ़ जाता है। तीसरा, परिवहन का जाल, जिन क्षेत्रों के अंदर परिवहन का जाल अच्छा हो गया है, जहां कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो उन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जैसे हम बात करते हैं नगरीय प्रदेशों की, तो नगरीय प्रदेशों में जनसंख्या क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। उसका कारण भी क्या है, वहां पर परिवहन जाल अच्छे से विकसित हो जाता है। तीसरा का जो अगला जो है वो है औद्योगिकरण। उद्योगों के कारण उद्योग धंधों में जो काम करने वाले जो लोग हैं धीरे धीरे वहां पर कॉलोनियां बसा लेते हैं और जनसंख्या वहां पर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और चौथा, ये नेक्स्ट जो कारण है हमारा वो क्या है, नगरीयकरण। तो नगरीयकरण तो आपको पता ही है, जीवन जीने की जो बेहतर जो सुविधाएं होती है वहां पर मौजूद होती हैं, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होती हैं, स्वास्थ्य जो शिक्षा की जो सुविधा होती है वो अच्छी होती है। इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो बेहतरीन पाई जाती हैं। इस वजह से नगरीय क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और क्या कारण है, कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां पर भारत में अब लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि धीरे धीरे वहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उन क्षेत्रों में अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और स्पेशली राजस्थान के भी कौन से भाग की बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर थार का मरुस्थल पाया जाता है। तो वहां जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर या राजस्थान में जनसंख्या की बढ़ोतरी के जो कारण है वो क्या है, सिंचाई विकास के कारण। किसके कारण से वहां पर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, सिंचाई विकास के कारण, क्योंकि वहां से इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान से गुजारी गई है, तो वहां सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिलता है। इस वजह से वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर क्या है, खनिज व ऊर्जा संसाधन। ऐसे प्रदेश जिनके अंदर खनिज और ऊर्जा संसाधन मिलते हैं, तो खनिज और ऊर्जा संसाधनों के जो क्षेत्र हैं वहां पर कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं वो धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। उदाहरण की बात करते हैं अपन किसकी, झारखंड की। और परिवहन विकास यानी कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट का विकास हो रहा है, उसकी वजह से प्रायद्वीपीय जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर धीरे धीरे जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का संकेंद्रण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ कारक थे जो जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले हैं। कौन से कारक हैं, एक भौतिक कारक है, दूसरा कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक व ऐतिहासिक कारक। भौतिक कारकों में कौन से हैं, भूविन्यास है, जल की उपलब्धता है, जलवायु है। सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों में कौन से हैं, स्थायी कृषि का विकास, मानव बस्तियां, परिवहन जाल का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं ये जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करते हैं। ये अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब जो हमारा जो बिंदु है नेक्स्ट वो है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो किसे कहते हैं हम, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है भाई, वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसको निकालने का एक सूत्र भी हमने देखा था, वो सूत्र क्या है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और उस स्थान का क्षेत्रफल कितना है, अगर उससे भाग दे दिया जाए कुल जनसंख्या को तो फिर क्या निकल के आता है, जनसंख्या घनत्व निकल करके आता है। बात करें हम कि जैसे मान लो ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इस 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, इन लोगों की जो संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। फिर हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना है भारत की, उस जनगणना में भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है अभी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कब की बात कर रहे हैं हम? 2011 की जो हमारी अंतिम जनगणना हुई है उसमें भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 311 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद की, यानी कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई थी हमारी, तो उसके अंदर हम बात करें कि 1951 में यह जो जनसंख्या घनत्व था ये क्या था? बहुत ही कम था। कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 1951 में हम देख रहे हैं केवल कितने व्यक्ति? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 2011 आते आते कितना हो गया है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम बात करें पिछले 50 वर्षों की, तो पिछले 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो ये बात ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण जो डाटा जो हमें यहाँ पर याद रखना है वो याद रखना है कि भारत की जनगणना में 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था भाई? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2-3 बार आप जब इसको बोलोगे तो फिर ये आपके याद हो जाएगा। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे बात करते हैं हम, जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जिस तरीके से हमने जनसंख्या वितरण की बात की थी कि स्थानिक भिन्नता वहां पर पाई जाती है, तो जनसंख्या घनत्व में भी क्या पाई जाती है? स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। जो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पाई जाती है। कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है, तो वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नक्शे में भी आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश कहां पर है। तो वहां हम देखेंगे तो वहां जनसंख्या घनत्व कितनी है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कारण भी आपको पता है कि कारण क्या है? कि वहां पर्वतीय भूभाग है, तो पर्वतीय भूभाग होने की वजह से वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इसलिए वहां पर जो जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी जनसंख्या है भाई? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां की जनसंख्या है। फिर अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पाई जाती है। कितनी? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये डाटा आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहां पर पाई जाती है? दिल्ली में। और जो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहां पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है विद्यार्थियों, अभी जो हमने देखा है वो जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता जो पाई जाती है। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है, तो वो कहां पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो कहां है वो दिल्ली में है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद नहीं भी हो तो भी ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो कहां है वो दिल्ली में है। लेकिन हाँ, हमें ये अरुणाचल प्रदेश वाला जरूर याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं देश में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, और सर्वाधिक कहां पर है? दिल्ली में है। और भी हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें उत्तरी भारत की, स्पेशली हम कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा पाई जाती है, तो जनसंख्या घनत्व भी वहां पर क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? बिहार। पहले नंबर पे कौन सा है? बिहार। कितना जनसंख्या घनत्व वहां का? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद में कौन सा राज्य आता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत में भी सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। और राज्यों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली आ जाएगा। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार का है। कितना? 11,002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो पश्चिम बंगाल आता है। कितना है? 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कई बार प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज किया जाता है। हालांकि वैसे तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछने की जो चांस होते हैं वो होते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। लेकिन फिर भी अगर ये पूछ ले कि दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करें हम उत्तरी भारत की, तो उत्तर प्रदेश का आता है, जिसका कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है।
अभी हमने किसकी बात की? उत्तरी भारत के राज्यों की बात की। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिणी भारत की बात कर रहे हैं हम। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से राज्य का है? केरल का है। कितना है? 859। दूसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। कितना है? 555। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे ऐसे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा? बिहार। कौन सा आएगा भाई? बिहार। ये पूछे कि भारत में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी बंगाल। कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी बंगाल। कितना है पश्चिम बंगाल का? 1029। अगर आपसे ये पूछ ले प्रश्न कि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन को समझना, भारत का नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा है? स्पेशल प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हमें यही याद आएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। और पहले ही ऑप्शन में हमें क्या मिल जाएगा? बिहार। और हम उस आंसर को क्या कर देंगे? गलत। तो प्रश्न को हमें बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और उसके बाद में ही हमारा जो उत्तर है वो हमें देना है। तो अगर ये पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा आएगा? केरल। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु। तो यहां पर उच्चतर घनत्व पाया जाता है। और अगर हम बात करें, असम है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, यहां पर कैसा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? मध्यम जनसंख्या घनत्व यहां पर पाया जाता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि मध्यम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है। और देखते हैं हम क्या है, हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों व उत्तरी पूर्वी राज्यों में निम्न घनत्व पाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। कहां पर? हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्य। आपको यह भी याद रखना है कि हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्य कौन से हैं। तो कौन से हैं भाई हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्य? जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, या हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है। इधर उत्तरी पूर्वी राज्यों में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या पाया जाता है? निम्न पाया जाता है। और वहां जनसंख्या का घनत्व निम्न पाए जाने के कारण भी हमें याद है। क्या कारण है? क्योंकि वहां की भू आकृति है ना, तो भू आकृति की वजह से वहां पर जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह हैं उनको छोड़ करके सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो अंडमान निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, लेकिन उसके अलावा हम जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि वहां पर जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। तो ये बात थी हमारी कुछ जनसंख्या घनत्व से संबंधित कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, फिर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो आपको पता है कौन सा है? बिहार है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल है। ये भी ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ये बात भी हमें याद है। ठीक है। और हम देखें कि भाई प्रायद्वीपीय पठारी जो राज्य हैं उनके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? तो वो किसका है? केरल का। कौन से राज्य का है भाई? केरल राज्य का है। तो ये बात हमें याद रखनी है। कुछ प्रश्न कुछ जो और भी घनत्व के प्रकार होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं भाई? एक है कायिक घनत्व। क्या होता है? देखो कायिक घनत्व, कायिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? पहले तो कुल जनसंख्या बटे शुद्ध या निवल कृषि क्षेत्र, यानी कि कुल कृषि क्षेत्र कितना है और उसके ऊपर कुल जनसंख्या कितनी निवास कर रही है। अगर इससे हम सूत्र से निकालेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? कायिक घनत्व निकल करके आएगा। तो ये कायिक घनत्व का जो सूत्र है वो हमें याद रखना है। कहीं सीधा प्रश्न पूछ ले कि कायिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है हमें कुल जनसंख्या बटा शुद्ध या निवल कृषि क्षेत्र। फिर है कृषि घनत्व, यानी कि कृषि के ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, तो वो क्या है? कुल कृषि जनसंख्या बटे शुद्ध या निवल कृषि क्षेत्र। इससे क्या निकल के आएगा? हमारा कृषि घनत्व निकल करके आएगा। तो ये जो बातें थी हमारी किससे? जनसंख्या घनत्व से संबंधित थी। आइए हम इसको मैप के ऊपर भी देखते हैं कि मैप में जो जनसंख्या जो है उसके अंदर जो वितरण
जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है उसके अंदर क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उससे संबंधित हम बातें करेंगे। हमारी जो पुस्तक है कक्षा 12 की भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसके अंदर जो मैप दे रखा है उस मैप को हम स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्या किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व के वितरण को दर्शाया गया है। तो आप यहां पर देख रहे हो जनसंख्या घनत्व, हम कब की बात कर रहे हैं, 2011 ईस्वी की जनसंख्या घनत्व की बात यहां पर की जा रही है। और आप इस नक्शे में, भारत के नक्शे में आप देख रहे हो कि ये वाला जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है ये, अरुणाचल प्रदेश, जहां जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। कितने व्यक्ति, ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप यहां पर देख रहे हो ये कौन सा राज्य है, बिहार। दूसरे नंबर पे कौन है, पश्चिमी बंगाल। कौन है भाई दूसरे नंबर पे, पश्चिमी बंगाल। तो सर्वाधिक किसका है, बिहार का, दूसरे नंबर पे है पश्चिमी बंगाल। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये जो दक्षिणी जो भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इस प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो हमें पता है कौन सा है, वो केरल। कौन सा राज्य है, केरल। तो नक्शे के ऊपर इनकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है बताओ, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है ये, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं यहां पर तो हमने क्या की, जनसंख्या घनत्व के वितरण की बात की। अब यहां पर देखते हैं हम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दे रखे हैं, यानी कि 1201 से अधिक, फिर है 801 से 1200 के बीच में, फिर 401 से 800 के बीच में, 101 से 400 और 100 से भी कम जहां जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उनका यहां पर डाटा दे रखा है। तो नक्शे के अंदर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रदेश है यहां पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। इधर वाला भाग जो है यहां पर भी जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो हिमालयी प्रदेश है, हिमालय प्रदेश जिसमें लद्दाख आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, या फिर इधर की बात करें हम अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे के सारे जो राज्य हैं इनके अंदर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हम देख रहे हैं, बीच वाले जो राज्य हैं ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। तो इस प्रकार से हम जो मानचित्र है हमारा भारत का, उस मानचित्र के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं और आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आपको भारत के मानचित्र के अंदर जो लोकेशंस हैं या जो राज्य हैं उनकी कहाँ स्थिति है वो भी आपको याद रखनी है। आइए अब हम जो हमारे जो आज का जो वीडियो है उसका जो अंतिम जो बिंदु है उसके बारे में बात करते हैं। और अंतिम जो बिंदु है हमारा आज का वो क्या है, जनसंख्या की वृद्धि। आपको पता है कि जनसंख्या में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और ये जो वृद्धि जो है उसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें वो जानना है किसे हम वृद्धि कहते हैं। हालांकि आपने मानव भूगोल जो पुस्तक का अध्ययन किया है उसके अंदर भी हमने जनसंख्या में वृद्धि से संबंधित बातें की थी। तो जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, देखो, दो समय अंतरालों के बीच क्या है, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि दो समय अंतरालों के बीच में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मान लीजिए यहाँ 2001 की जो जनसंख्या थी हमारी वो, और 2011 की जो जनसंख्या है वो, इनमें जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि 2001 से 2011 में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। अब ये जो परिवर्तन है ये आपको पता है धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर पिछले 2001 की जनसंख्या से अगर बढ़ी है तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। और अगर जनसंख्या घटी है तो फिर ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये ऋणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। तो क्या है जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ, हमें याद रखना है कि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। जो क्या होती है भाई, ये धनात्मक और क्या होती है, ऋणात्मक, दोनों ही हो सकती है। धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि बढ़ी है पिछले साल, पिछले जनगणना वर्ष से, और ये क्या है, ऋणात्मक, यानी कि पिछले से क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, अब कौन से ऐसे घटक हैं जो जनसंख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। देखिए इनको देखते हैं हम, कौन से ऐसे घटक हैं जो जनसंख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ऐसे दो घटक हैं जो हमारी इस पुस्तक में दे रखे हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक घटक, और दूसरा कौन सा है, अभिप्रेरित।
यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन या जनसंख्या की वृद्धि के जो घटक हैं वो कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा है? प्राकृतिक, और दूसरा कौन सा है? अभिप्रेरित। हमने पहले भी मानव भूगोल की जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें भी इसके घटक पढ़े थे, और वहां 3 घटकों के बारे में बात की थी हमने। एक है जन्म दर, एक है मृत्यु दर, और तीसरा क्या है? प्रवास। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 घटक हैं जो जनसंख्या में वृद्धि लेके आते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर ये तो कैसे घटक है? प्राकृतिक घटक है। और प्रवास कैसा है? अभिप्रेरित। अभिप्रेरित घटक का मतलब ये होता है जो किसी व्यक्ति को एक स्थान छोड़ने के लिए क्या करे? मोटिवेट करे। तो अभिप्रेरणा उससे मिलती है ताकि किसी दूसरे स्थान के ऊपर अगर रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, जलवायु की अच्छी दशाएं हैं, तो वो प्रेरित करता है उस क्षेत्र में लोगों को आने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है? फिर प्रवास होता है। तो जनसंख्या की वृद्धि के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन से? जन्म, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा कौन सा है? प्रवास। अगर हम बात करें जन्म दर और मृत्यु दर कैसे घटक हैं? प्राकृतिक। और प्रवास कैसा है? अभिप्रेरित घटक। आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक अभिप्रेरित होता है, तो कौन सा है भाई? प्रवास होता है। ठीक है, तो ये क्या है? जनसंख्या की वृद्धि। फिर हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ये कितनी है? तो ये कितनी है भाई? 1.64%। ये डाटा ध्यान रखना है अपने को कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। यानी कि कितनी वृद्धि हुई है भारत में, एक साल की कितनी वृद्धि दर है? तो 1.64%। ये डाटा अपने को याद रखना है, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो कितनी है भाई? 1.64%। 2-3 बार आप रिवीजन इसका करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कितनी है? 1.64%। ये क्या है? भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर। तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है जनसंख्या की? तो 1.64%। 1.64%। फिर एक जो छोटा सा बिंदु है हमारा, वो छोटा प्रश्न के रूप में अगर पूछ लिया जाए हमसे कि जनसंख्या के दुगना होने के समय से क्या आशय है, तो जनसंख्या के दुगना होने का समय, इससे क्या आशय है भाई? वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर। वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर का मतलब क्या है? 1.64। ठीक है, तो वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? जनसंख्या के दुगना होने का समय कहलाता है। यानी कि वर्तमान में जो हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर चल रही है, उस वृद्धि दर से कितने सालों के अंदर हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी या 2 गुना हो जाएगी, वो समय क्या कहलाता है? जनसंख्या के दुगना होने का समय कहलाता है। फिर यहाँ पर एक बात हमें और भी याद रखनी है, वो क्या है कि भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है, वो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? वो दशकीय वृद्धि दर है 17.64%। यानी कि 17.64%। कब की बात कर रहे हैं हम? 2011 की। तो ये 17.64% क्या है? ये दशकीय वृद्धि दर है। क्या है ये? दशकीय वृद्धि दर है। किसकी? भारत की। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। यानी कि 1.64% भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। और दशकीय वृद्धि दर यानी कि 10 सालों की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 17.64%। कब की बात कर रहे हैं हम? 2011 की। ये दोनों ही डाटा आपको याद रखने हैं। फिर ये जो दशकीय वृद्धि दर है, इसको निकालने का सूत्र भी हमें याद रख लेंगे। क्या है सूत्र इसका? देखो, दशकीय वृद्धि दर निकालने का P2 माइनस P1 बटा P1। P2 का मतलब होता है कि वर्तमान में जो जनगणना का वर्ष है उसमें कितनी जनसंख्या है, और उसमें से क्या घटा देते हैं हम? पिछले जो दशक की जो जनसंख्या थी, यानी कि पिछली जो जनगणना हुई थी उसकी जो जनसंख्या थी वो, और उसी का हम क्या दे देते हैं? इसमें भाग दे देते हैं, और गुणा किससे कर देते हैं? 100 से इसको गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाती है? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर यहां से हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो ये बात है हमारी किसकी? भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर संबंधित। कितनी है दशकीय वृद्धि दर? 17.64%। कितनी है भाई? 17.64% है। और जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। 1.64%। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बात की जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व की भारत में क्या स्थिति है, और फिर उसके बाद में हमने जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ जाना हमने, और इसके घटक क्या होते हैं, भारत की कुल जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है,
और दशकीय वृद्धि दर कितनी है, इन सब के बारे में हमने इस क्लास के अंदर अध्ययन किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई होंगी और आप इन सब का नोट्स बना करके रखिए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप इसको जब दोबारा से रिवीजन करेंगे तो फिर आपको आसानी से वो चीजें याद हो जाएंगी। और इसी तरीके से हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और हम जो टारगेट बनाया है हमने, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपना सबका टारगेट बनाते हैं और जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आप अपने लक्ष्य के नजदीक नहीं जा पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है कि हमें कितनी अंक परीक्षा में प्राप्त करने हैं। ये जो क्लास है हमारी, निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है या इसको समझा है तो बहुत आसानी से हम उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ये जो हमने क्लास लेके आए हैं, ये वाली जो क्लास है ये कंपटीशन के अंदर भी बहुत से पूछी जाती है। केवल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ही आप इसका अध्ययन नहीं करें, ये बहुत सारी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी इससे संबंधित बातें पूछी जाती हैं। अगर आपको हमारा जो वीडियो है ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। अंत में मैं आपसे चलते चलते जो आज का जो प्रश्न है वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपको ये बताना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये रहा आज का प्रश्न। धन्यवाद।